हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय भोरीवंशी। जैसा कि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर ट्रांसफार्मर के बारे में सभी हम लोगों को समझना है, तो उसी टॉपिक को लेकर अपन आज आए हैं कि वास्तव में ट्रांसफार्मर होता क्या है। और वास्तव में यह जो क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम आज ट्रांसफार्मर का पूरा भाग पढ़ेंगे कि वास्तव में ट्रांसफार्मर होता क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, हम ऊंचाई औपचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत क्या है, इसकी कार्यविधि क्या है, इसकी दक्षता क्या है और इसका परिणाम अनुपात क्या है। तो आज हम एक संपूर्ण टॉपिक ट्रांसफार्मर का अपन देखेंगे। और यह जो क्वेश्चन है, जो यदि देखा जाए तो ये जो एक क्वेश्चन है 12वीं परीक्षा में, 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अनेकों बार पूछा गया है। इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो चलिए अपन आज देखते हैं कि वास्तव में ट्रांसफार्मर होता क्या है। आप लोग देखे होंगे कि ट्रांसफार्मर वास्तव में कहाँ कहाँ देखे हैं आप लोग। तो थोड़ी सा सोचिए कि ट्रांसफार्मर, तो आप लोग देखेंगे कि हम ट्रांसफार्मर जो है खेतों में देखते हैं, हम ट्रांसफार्मर अपने घरों के पास कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। और कभी भी ट्रांसफार्मर यदि खराब होता है तो देखते हैं कि एकदम से अपन बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर खराब हो गया, ये हो गया, इस तरह से बहुत सारी चीजें अपन देखते हैं। तो वास्तव में ये ट्रांसफार्मर होता क्या है और क्यों लगाया जाता है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर वास्तव में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण होता है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित कर देता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है कि एक ऐसा उपकरण होता है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। अर्थात परिवर्तित करने का मतलब क्या है कि या तो बढ़ाता है और या फिर क्या करता है, घटाता है। तो यहां पर अपन यदि परिभाषा की देखा जाए तो ट्रांसफार्मर परिभाषा अपन देखें, परिभाषा ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण होता है, एक ऐसा उपकरण होता है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण होता है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। अब परिवर्तित का मतलब क्या होगा, या तो बढ़ाता होगा वोल्टेज को या फिर क्या कर देता होगा, घटाता होगा। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात वोल्टेज को बढ़ाता है या कम कर देता है, कम कर देता है। वोल्टेज को बढ़ाता है या फिर क्या कर देता है, कम कर देता है। वोल्टेज को बढ़ाने का मतलब क्या होगा कि लो वोल्टेज है तो लो वोल्टेज को हाई करता होगा, और घटाने का मतलब क्या होगा कि हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज को क्या कर देता होगा, लो कर देता होगा। तो यहाँ पर अपन देखा कि ये भाषा है परिवर्तित करना, फिर वोल्टेज को बढ़ाता है या फिर क्या कर देता है, कम कर देता है। तो बढ़ाने और घटाने के कारण ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे ट्रांसफार्मर के प्रकार। ट्रांसफार्मर के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक होता है ऊंचाई, एक क्या होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और एक क्या होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। यानी यहां पर अपन देखें कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, दो। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अपन ने परिभाषा क्या पढ़ा कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण होता है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। अब परिवर्तित में अपन ने क्या देखा कि या तो वोल्टेज को बढ़ाता है या फिर वोल्टेज को क्या करता है, कम करता है। तो यहाँ पर अपन देखें कि उसी के कारण ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर यदि देखा जाए तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो देखिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाता है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाने का मतलब क्या, यदि वोल्टेज 100 वोल्टेज है तो उसको 150 कर देगा, या 100 वोल्टेज है उसको कितना कर देगा, 200 कर देगा। तो यदि बढ़ाना है तो उसके लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाता है,
प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, ऐसा ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को तो बढ़ाता है, किंतु यदि देखा जाए तो हम P बराबर होता है V इंटू आई। P बराबर क्या होता है, V इंटू आई, यानी ट्रांसफार्मर की जो शक्ति होती है P बराबर V इंटू आई, तो वोल्टेज को बढ़ाएगा तो धारा की प्रबलता क्या कर देगा, कम कर देगा। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, ऐसा ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को तो बढ़ाता है किंतु धारा की प्रबलता को कम कर देता है, ठीक है। अब धारा की प्रबलता को कम कर देता का मतलब क्या होगा कि अपन ने ये बोला कि 100 वोल्टेज से 150 वोल्टेज करना है तो आप ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगा दो, जो कि वोल्टेज को तो बढ़ा दिया, लेकिन धारा की प्रबलता कम कर देगा। यानी यदि उसमें 10 एम्पियर की धारा है तो 10 एम्पियर को थोड़ी सी कम कर देगा, 10 से कितना कर देगा, 5 हो जाएगा या 2 हो जाएगा, तो धारा की प्रबलता क्या हो गई, कम हो गई। तो ऐसा जो ट्रांसफार्मर होता है उसे ही अपन क्या कह देते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब बताइए आप, अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता होगा, लगाइए दिमाग। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होगा, जस्ट अपोजिट। यानी आपने क्या देखा कि उच्चाई ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाता है, तो अपचाई में क्या हो जाएगा, ऐसा ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो अपन उसकी परिभाषा देखते हैं। जो दूसरा है अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर अपन क्या लिखेंगे, ऐसा ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या कर देता है, कम कर देता है। ऐसा ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या कर देता है, कम कर देता है। ऐसा ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या कर देता है, कम। अब फिर से अपन यहां जाए, P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। अब वोल्टेज यदि कम होगा तो धारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी वोल्टेज कम करेगा तो धारा को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो यहाँ पर ऐसा ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम कर देता है किंतु धारा की प्रबलता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। उसे अपन क्या कह देते हैं यहाँ पर, अपचाई ट्रांसफार्मर। उसे क्या कह देते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को यहाँ पर ट्रांसफार्मर समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण होता है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित करता है, अर्थात या तो बढ़ाता है या फिर क्या करता है, कम कर देता है। इसी कारण ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर और दूसरा क्या होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ऐसा ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ाता है, किंतु धारा की प्रबलता को क्या करता है, कम कर देता है। कैसे अपन यहाँ पर याद रखेंगे, यदि V बढ़ रहा है तो I क्या होगा, कम होगा, क्योंकि शक्ति तो उतनी है, जो ट्रांसफार्मर की शक्ति जितनी होगी वो तो है, पावर जितना है। अब वोल्टेज को यदि बढ़ा दिया तो धारा क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि सूत्र क्या है, P बराबर V इंटू कितना, I। अब अपचाई ट्रांसफार्मर पर ने क्या देखा कि ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को क्या करता है, कम करता है। अब वोल्टेज को घटाएगा तो धारा की प्रबलता को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि वह उच्चाई ट्रांसफार्मर है या अपचाई ट्रांसफार्मर है। तो ध्यान दीजिए, उसको समझने के पहले अपन देखें ट्रांसफार्मर के कितने भाग होते हैं, ट्रांसफार्मर किससे किससे मिलकर बना होता है। तो ट्रांसफार्मर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, पहले यदि देखा जाए तो पहला होता है इसका भाग, ट्रांसफार्मर के भाग, ट्रांसफार्मर के भाग। पहला होता है पटलित क्रोड, दूसरा होता है प्राथमिक कुंडली, और इसका जो तीसरा भाग होता है वो होता है द्वितीयक कुंडली, ठीक है। पहला क्या होता है, पटलित क्रोड, दूसरा क्या होता है, प्राथमिक कुंडली, और तीसरी क्या होती है, द्वितीयक कुंडली। अब हम कैसे देखें कि पटलित क्रोड क्या होते हैं। तो देखिए, जो हमको ट्रांसफार्मर जो दिखाई देता है वो बाहरी भाग है, उसके अंदर आप लोगों ने देखे होंगे कि जब हम बचपन में छोटे छोटे जब देखते थे, विभिन्न प्रकार के रेडियो हो गया, फिर टीवी हो गए, वहां पर हम देखते थे कि लोहे के
कहीं ई आकार के, कहीं एल आकार के, कहीं एम आकार के, विभिन्न प्रकार के अपन देखते थे कि ऐसे करके निकालते जाते थे, बहुत सारे पट्टियां टाइप की मिलती थी। तो वो जो पट्टियां होती हैं उन्हीं को बोलते हैं पटलित क्रोड। तो वो क्या होते हैं कि नर्म लोहे की कई आयताकार पट्टियां लेते हैं। नर्म लोहे की, जैसे यहां पर देखा जाए तो नर्म लोहे की आयताकार पट्टी है, और नर्म लोहे की आयताकार पट्टी के बीच में विद्युत रोधी पदार्थ। विद्युत रोधी पदार्थ का मतलब क्या होगा कि जिससे धारा एक स्थान से दूसरे एक से दूसरे स्थान तक ना जा पाए, यानी जो धारा के मार्ग में रुकावट डाले। ठीक है, तो एक पट्टी ये हो गई नर्म लोहे की आयताकार पट्टी, उसके बीच के आयताकार भाग को काट कर निकाल दिए, जैसे ये यहाँ पर निकाल देते हैं अपन, और एक पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी रखते गए और बीच में क्या लगा दिए, विद्युत रोधी पदार्थ। जैसे अपन देखें कि ट्रांसफार्मर ऑयल का प्रयोग करते हैं, वहां पर मोम हो सकती है, स्नेहक हो सकता है, कोई भी चीज ऐसे जो जिससे धारा को, जो धारा के मार्ग में रुकावट डाले। तो ये एक पट्टी के बीच में जब दो आयताकार पट्टियों को रखेंगे तो बीच में विद्युत रोधी पदार्थ लगा देंगे, फिर तीसरी पट्टी रखेंगे, फिर विद्युत रोधी पदार्थ, फिर चौथी पट्टी रखेंगे, विद्युत रोधी पदार्थ। ऐसे हमको जितनी तह प्रदान करना है, यानी जितनी उसकी हाइट प्रदान करनी है, उतनी अपन लगाते जाते हैं। तो उसे अपन कह देते हैं पटलित क्रोड। यानी क्या परिभाषा हो जाएगी कि नर्म लोहे की कई आयताकार पट्टियां लेते हैं, उसमें बीच के आयताकार भाग को काटकर निकाल दिया जाता है तथा किन्हीं दो आयताकार पट्टियों के बीच में विद्युत रोधी पदार्थ लगाकर उसे आवश्यक तह प्रदान कर दी जाती है। अब ऐसा करने से क्या होगा कि ऐसा करने से क्या होता है कि हम देखें कि हम तो यहाँ पर ये क्वेश्चन उठा कि पट्टियां क्यों ले रहे हैं, बीच में विद्युत रोधी पदार्थ क्यों बना रहे हैं। हम एक नर्म लोहे का सीधे सीधे कोई भी लोहा तो रख सकते थे। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जब नर्म लोहे की पट्टियां लेते हैं और बीच में विद्युत रोधी पदार्थ लगाते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। किसका मान बढ़ जाएगा, प्रतिरोध का। ये जितनी पट्टियां हैं, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। तो हमने इसके पहले देखे थे कि यदि प्रतिरोध बढ़ेगा तो भंवर धाराओं का मान कम होगा, और जब भंवर धाराओं का मान कम होगा तो उसका विद्युत ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में अपव्यय नहीं होगा, वो गर्म नहीं होगा, जलेगा नहीं। ये सब संभावित जो क्षतियां होती हैं, इनसे अपन सुरक्षा क्या उसकी कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर के क्रोड पटलित क्यों बनाए जाते हैं। अपन आंसर क्या देंगे कि ट्रांसफार्मर के क्रोड पटलित इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इसमें नर्म लोहे की कई आयताकार पट्टियां लेते हैं और बीच के आयताकार भाग को काट कर निकाल देते हैं और उनके बीच में विद्युत रोधी पदार्थ लगा देते हैं। ऐसा करने से प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, जिससे भंवर धाराओं का मान कम हो जाता है, और भंवर धाराओं का मान कम होगा तो विद्युत ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में उसका अपव्यय नहीं होता, वो जलता नहीं है, जलता नहीं है या गर्म नहीं होता है। विभिन्न प्रकार से जो भी क्षतियां हो सकती हैं उसकी क्या हो जाती है, सुरक्षा हो जाती है। इसलिए ट्रांसफार्मर के जो क्रोड हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, पटलित बनाए जाते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर के ये पटलित क्रोड हो गया पहला भाग। दूसरा होती है प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली किसे कहते हैं, तो देखिए ट्रांसफार्मर में यदि देखा जाए तो कितनी कुंडलियां होती हैं, दो। एक होती है प्राथमिक और दूसरी होती है द्वितीयक। ये देखिए ये पटलित क्रोड हो गया। अब यहाँ पर दो कुंडलियां हैं, एक प्राथमिक कुंडली और दूसरी क्या होती है, द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली वही है, ध्यान दीजिएगा, जिस कुंडली के सिरों के बीच निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा दी। यानी ये मान लो ट्रांसफार्मर है, इस साइड से करंट आ रहा है और इस साइड से जा रहा है, तो ट्रांसफार्मर दो कुंडली लगी हैं, यहाँ से एक कुंडली यहाँ लगी हुई है, एक कुंडली यहाँ लगी है। यदि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज यहाँ लगा दिया जाए, इस कुंडली में लगा दिया जाए, तो इसे प्राथमिक कहेंगे। और जहां से सप्लाई होगी, या जिस कुंडली से सप्लाई होती है, जहां से धारा को दूसरी जगह भेजा जाता है, तो वो कुंडली कौन सी कहला जाती है, द्वितीयक कुंडली। यदि आप इस कुंडली से करंट आने दें और यहां से जाने दें तो यही बन जाएगी प्राथमिक और ये हो जाएगी फिर क्या, द्वितीयक। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जिस कुंडली के सिरों के मध्य निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है, जिस कुंडली के सिरों के मध्य निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है उसे हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं। जिस कुंडली के सिरों के मध्य निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक कुंडली। और जिस कुंडली जो दूसरी कुंडली होती है उसे अपन क्या कह देते हैं, द्वितीयक कुंडली। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर के भाग कितने होते हैं। तो ट्रांसफार्मर के कितने भाग होते हैं, तीन। पहला होता है पटलित क्रोड, दूसरा क्या होती है, प्राथमिक कुंडली, और तीसरा क्या होता है, द्वितीयक कुंडली। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठा कि हम कैसे पहचानेंगे कि वो प्राथमिक वह उच्चाई ट्रांसफार्मर है या कैसे पहचानेंगे कि वह अपचाई ट्रांसफार्मर। तो देखिए ट्रांसफार्मर को यदि पहचानना है कि वह प्राथमिक उच्चाई ट्रांसफार्मर है, अपचाई ट्रांसफार्मर है, तो इसके लिए हम ट्रांसफार्मर की हम प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली से आसानी से पहचान सकते हैं। कैसा, और उसको सबसे अच्छा याद रखना है तो आप द्वितीयक कुंडली को याद रखें। क्या याद रखें, द्वितीयक कुंडली। कैसे, यदि द्वितीयक कुंडली में यदि अपन माने कि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, NS है, और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, NP है।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यदि द्वितीय कुंडलीय फेरों की संख्या ns है और प्राथमिक कुंडलीय फेरों की संख्या क्या है, np है, तो यदि द्वितीय कुंडलीय फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडलीय फेरों की संख्या से अधिक है, यदि मान लो अपन देखें ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर 5000 फेरे हैं, किसमें, द्वितीयक में, और यहाँ पर कितने फेरे हैं, 500 फेरे हैं। अब पूछा जाए बताइए कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, तो अपन क्या कहेंगे कि यदि द्वितीय कुंडलीय फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडलीय फेरों की संख्या से अधिक है तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, ऊंचाई। कौन सा ट्रांसफार्मर हो जाएगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, तो वह कौन सा ट्रांसफार्मर हो जाता है, ऊंचाई। लेकिन यदि द्वितीय कुंडलीय फेरों की संख्या कम हो जाए, किससे, प्राथमिक कुंडलीय फेरों की संख्या से। हम बोले कि यदि यहाँ 500 फेरे हैं और इसके पास कितने फेरे हैं, 5000, द्वितीय कुंडली में कितने फेरे हो गए, 500, कम हो गए। प्राथमिक कुंडली में कितने फेरे हैं, 5000, ज्यादा हो गए। तो यहाँ पर अपन क्या कहेंगे, यदि द्वितीय कुंडलीय फेरों की संख्या ज्यादा है, द्वितीय कुंडलीय फेरों की संख्या कम है, किससे, प्राथमिक कुंडलीय फेरों की संख्या से, तो वह कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, अपचय। तो हम बड़े आसानी से पहचान सकते हैं उनके फेरों की संख्या से। और फेरों की संख्या कौन सी याद रखना है अपन को, द्वितीयक। कौन सी याद रखना है, द्वितीयक। कैसे याद रखेंगे, यदि द्वितीय कुंडलीय फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडलीय फेरों की संख्या से अधिक है तो वह ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा, वह वोल्टेज को बढ़ाएगा, धारा की प्रबलता को कम कर देगा। किंतु यदि द्वितीय कुंडलीय फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडलीय फेरों की संख्या से कम है तो वह अपचाई ट्रांसफार्मर होगा, वो वोल्टेज को कम करेगा और धारा की प्रबलता को बढ़ा देगा। तो यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर की पहचान भी देख लिए कि कौन सा उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है, कौन सा अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। अब आते हैं अपन इसके सिद्धांत और इसकी कार्यविधि पर। तो चलिए अपन देखते हैं इसका सिद्धांत और कार्यविधि, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनेकों बार ये परीक्षा में ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर की कार्यविधि या ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। तो ट्रांसफार्मर की कार्यविधि एवं सिद्धांत, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत एवं कार्यविधि। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत एवं कार्यविधि, यानी यहां पर हम ये देखेंगे कि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है और उसकी कार्यविधि क्या है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण। यानी ये परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार खाली स्थान में पूछा गया है, विकल्प में पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब कार्यविधि क्या होती है, तो इसमें यह बतलाया गया कि जब ट्रांसफार्मर की ये कहलाती है प्राथमिक कुंडली और ये वाली कहला जाती है द्वितीय कुंडली। प्राथमिक कुंडली को कैसे पहचानते हैं, जिस कुंडली के सिरों के मध्य निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है उसे अपन क्या बोल देते हैं, प्राथमिक कुंडली। और जिससे क्या होता है, आउटपुट होता है, जिससे करंट जाता है, उसे अपन क्या कह देते हैं, द्वितीय कुंडली कह देते हैं। तो ये प्राथमिक कुंडली है और ये क्या है, द्वितीय कुंडली। तो क्या बतलाया गया कि जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तो अन्योन्य प्रेरण की क्रिया से द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। क्या लिखेंगे अपन, जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तो अन्योन्य प्रेरण की क्रिया से द्वितीयक कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है।
क्या कह रहे हैं अपन, जब प्राथमिक कुंडली के स्वरों के मध्य निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो अन्योन्य प्रेरण की क्रिया से, यानी एक कुंडली में धारा प्रवाहित हो और वो दूसरी कुंडली में यदि चली जाए तो उस क्रिया को बोलते हैं अपन अन्योन्य प्रेरण। तो द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित क्या होने लगती है। हम मानते हैं कि माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है NP और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है NS है। तो यहाँ मानते हैं कि माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है NP व द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है NS है। यानी हम ये मान रहे हैं कि प्राथमिक कुंडली में कितने फेरे हैं NP हैं और द्वितीय कुंडली में कितने फेरे हैं NS है। जब प्राथमिक कुंडली में NP फेरे हैं तो प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा। बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मतलब होता है उससे गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या। तो यहाँ लिखते हैं यदि प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो, यदि प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना है फाई, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल यहां पर अपन लगाते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे के द्वितीय नियम से किसी प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या हो जाएगा EP बराबर माइनस NP डेल फाई अपान कितना डेल टी। EP बराबर कितना होता है माइनस NP डेल फाई अपान कितना डेल टी। ये कहां से आया, ये कहां से अपन ने ये सूत्र आ गया फैराडे के द्वितीय नियम से। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से, ठीक है। ये कहां से आ गया फैराडे के द्वितीय नियम से। अब यदि हम ये माने कि जितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन यहां हो रहा था वही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन यहां हो रहा है, अर्थात धारा का किसी भी प्रकार से क्षरण नहीं हो रहा। तो यहां हम लिखते हैं यदि धारा का क्षरण ना हो तो, यदि धारा का क्षरण ना हो तो, जब धारा का क्षरण नहीं होगा तो प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जितना होगा द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स भी उतना होगा। तो धारा का क्षरण ना हो तो द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा फाई ही होगा, फाई होगा। अतः द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल फिर से फैराडे का द्वितीय नियम लगाते हैं। तो फिर से कितना आ जाएगा ES बराबर माइनस NS, क्योंकि द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या कितनी है NS है, डेल फाई अपान कितना डेल टी, ये वही रहेगा। ये हो गया समीकरण नंबर कौन सा दूसरा। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देते थे, तो समीकरण 1 भागित किससे 2 से, 1 भागित 2 से कितना हो जाएगा EP अपान ES बराबर माइनस NP डेल फाई अपान डेल टी बटे कितना हो जाएगा माइनस NS डेल फाई अपान कितना डेल टी। माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया, डेल फाई अपान डेल टी से डेल फाई अपान डेल टी भी क्या हो गया कट गया। तो कितना बचेगा यहाँ पर EP अपान ES, EP अपान ES बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, बाकी तो कट गया, NP अपान कितना NS, NP अपान कितना होगा NS। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा तीसरा, ठीक है। अब प्राथमिक कुंडली में शक्ति कितनी है और द्वितीय कुंडली में शक्ति कितनी है,
ठीक है। तो ये जितनी प्राथमिक कुंडली में शक्ति होगी वही शक्ति किसमें होगी, द्वितीय कुंडली में शक्ति होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि प्राथमिक कुंडली में शक्ति बराबर है द्वितीय कुंडली में शक्ति, क्योंकि प्राथमिक कुंडली में शक्ति बराबर है द्वितीय कुंडली में शक्ति की, द्वितीय कुंडली में शक्ति। ऐसा अपन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अपन यहाँ लिखे हैं कि धारा का क्षरण नहीं हो रहा, धारा का क्षरण नहीं हो रहा, एक भी क्षरण नहीं हो रहा। तो जितनी शक्ति यहाँ होगी उतनी शक्ति इसकी साइड में भी होगी। तो प्राथमिक कुंडली में शक्ति, और शक्ति का सूत्र क्या होता है, P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। P बराबर क्या होता है, V इंटू कितना, I। V को अपन किससे दर्शा दें, विद्युत वाहक बल, और I को किससे दर्शा दें, धारा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं प्राथमिक कुंडली में शक्ति यानी P प्राथमिक बराबर P द्वितीय क्या है, सेकेंडरी। अब कितना हो जाएगा, P बराबर V इंटू आई है, तो V की जगह कितना हो जाएगा, VP इंटू, या यहाँ पर अपन विद्युत वाहक बल का प्रयोग कर सकते हैं, EP लिख सकते हैं, EP इंटू कितना, IP बराबर ES इंटू कितना हो जाएगा, IS। ठीक है, EP को यहीं रहने देते हैं, EP अपान ES यहाँ आ गया बटे कितना, ES बराबर यहाँ कितना है, IS बटे कितना हो जाएगा, IP के। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, 4। हम समीकरण 3 और 4 को देखें। देखिए समीकरण 3, EP अपान ES बराबर NP अपान NS। यहाँ पर EP अपान ES बराबर है IS अपान कितना, IP के। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व किससे, 4 से, 3 व 4 से कितना अपन लिख सकते हैं, EP अपान ES, EP अपान ES बराबर NP अपान NS, NP अपान NS बराबर कितना हो जाएगा, IS अपान कितना, IP के, IS अपान किसके, IP के। ठीक है, ये एक संबंध मिल गया। अब इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं, तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे देखते हैं इसके आगे। चलिए देखिए क्या है, EP अपान ES बराबर NP अपान NS बराबर IS अपान IP। यदि हम पहली बात देखें, केस फर्स्ट देखें, केस फर्स्ट क्या है, यदि NS बड़ा है NP से, यदि चलिए अब अपन आगे देखते हैं संबंध क्या मिला, EP अपान ES बराबर NP अपान NS बराबर IS अपान किसके, IP के। अब इससे क्या स्पष्ट होता है, तो यदि हम केस फर्स्ट देखें, केस फर्स्ट केस फर्स्ट, इसमें क्या स्पष्ट हो रहा है कि यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से ज्यादा हो जाए, यानी यदि NS बड़ा है किससे, NP से, NS बड़ा है, NS क्या है, द्वितीय कुंडलीय फेरों की संख्या, NP क्या है, प्राथमिक कुंडलीय फेरों की संख्या। यानी यदि द्वितीय कुंडलीय फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडलीय फेरों की संख्या से क्या है, अधिक है, तो क्या होगा, ये बड़ा है इससे, तो ये भी बड़ा होगा इससे, तो क्या होगा, ES बड़ा होगा किससे, EP से। यानी यदि द्वितीय कुंडलीय फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडलीय फेरों की संख्या से बड़ा है तो वोल्टेज को बढ़ाएगा, यानी यदि द्वितीयक बड़ा है तो यहाँ द्वितीयक ये भी बड़ा हो रहा, वोल्टेज को बढ़ाएगा। किंतु यहाँ पर अपन लिख सकते हैं किंतु क्या होगा, यहाँ पर क्या आ रहा है, यदि देखा जाए तो यहाँ S जो है IP बड़ा हो रहा है, ये बड़ा है तो ये भी बड़ा होगा, और यहाँ पर ये बड़ा हो गया, यानी P वाला बड़ा है, S वाला क्या हो गया, छोटा।
किंतु क्या बड़ा हो जाएगा यहाँ पर IP बड़ा होगा किससे, IS से, यानी S धारा के मान को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक है तो वह उच्चाई ट्रांसफार्मर होगा, वह वोल्टेज को तो बढ़ाएगा किंतु धारा की प्रबलता को क्या कर देगा, कम कर देगा। इसी प्रकार केस सेकंड में देखें, केस सेकंड में अब उल्टा कर दें, यदि NS छोटा है किससे, NP से, यानी यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से कम है तो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, अपचाई। कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, अपचाई। तो क्या होगा, तो यहां पर देखा जाए तो ES छोटा होगा किससे, EP से, यानी वह वोल्टेज को क्या करेगा, कम करेगा। किंतु यहां पर देखिए, यहां पर NS छोटा है किससे, NP से, तो यहां पर ES छोटा हो गया EP से, यानी वोल्टेज को कम किया। किंतु यहां पर क्या हो गया, IS क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर किंतु क्या होगा, IP यहां पर छोटा होगा किससे, IS से। तो यहां पर क्या है, यह वोल्टेज को क्या कर रहा है, यह वोल्टेज को तो कम कर रहा है किंतु धारा की प्रबलता को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। फेरों की संख्या कम, वोल्टेज कम, किंतु धारा की प्रबलता क्या हो गई, ज्यादा। यह कौन सा हो जाएगा, अपचाई। क्या हो जाएगा, अपचाई। ये कौन सा हो जाएगा, उच्चाई। आया सभी को समझ में। तो हम क्या कह सकते हैं कि यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक है तो वह उच्चाई ट्रांसफार्मर होगा, वह वोल्टेज को तो बढ़ाएगा किंतु धारा की प्रबलता को कम कर देगा। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से यदि कम है तो वोल्टेज को घटाएगा किंतु धारा की प्रबलता को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अब हम देखते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता। ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता। देखिए ट्रांसफार्मर की दक्षता कैसे ज्ञात की जाती है कि इसमें कितना करंट आ रहा है और कितना करंट जा रहा है, कितना वोल्टेज लगाए तो कितना करंट आया और कितना वोल्टेज यहां पर है तो कितना करंट गया, वही कहा जाती है ट्रांसफार्मर की दक्षता। अर्थात ट्रांसफार्मर में निर्गत शक्ति तथा निवेशी शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की क्या बोलते हैं, दक्षता कहते हैं। ट्रांसफार्मर में निर्गत शक्ति व निवेशी शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। दक्षता कहते हैं। क्या, निर्गत शक्ति तथा निवेशी शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की क्या बोलते हैं, दक्षता। अर्थात हम लिख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर निर्गत शक्ति बटे क्या हो जाएगा, निवेशी शक्ति गुणित क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, गुणित कितना हो जाएगा, 100। ये हो जाएगी ट्रांसफार्मर की क्या, दक्षता। निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की क्या बोलते हैं, दक्षता कहते हैं। तो ये भी यदि पूछा जाता है परीक्षा में तो अपन लिख सकते हैं। अब एक और टॉपिक बचा, ट्रांसफार्मर का परिणाम अनुपात। ट्रांसफार्मर का परिणाम अनुपात, तो देखते हैं ट्रांसफार्मर का परिणाम अनुपात। ट्रांसफार्मर का परिणामन अनुपात। तो ट्रांसफार्मर का परिणामन अनुपात होता क्या है, तो इसमें यह बतलाया गया कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को ट्रांसफार्मर का परिणामन अनुपात कहते हैं। अपन क्या परिभाषा बनाएंगे कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को हम ट्रांसफार्मर का क्या बोलते हैं, परिणामन अनुपात। इसे के द्वारा प्रदर्शित क्या किया जाता है। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं, अतः द्वितीय कुंडली में
द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या व प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात कहते हैं। ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात कहते हैं। इसे के द्वारा व्यक्त किया जाता है या दर्शाते हैं, किया जाता है। ठीक है, अर्थात क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर की दक्षता ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात बराबर द्वितीयक कुंडली फेरों की संख्या, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या तो के बराबर द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, NS बटे कितना हो जाएगा, NP। NS बटे क्या, NP। ये हो जाता है ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात। अब थोड़ी सी यहाँ पर ये ध्यान देना है कि पूछा जाता है कि किस ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात ज़्यादा होता है। तो देखिए स्वाभाविक सी बात है, यदि वह उच्चाई ट्रांसफार्मर है तो कैसे पहचानते हैं, यदि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है, मान लो इसमें कितने फेरे हैं 5000 और इसमें कितने फेरे हैं 500। ठीक है, इसमें 5000 फेरे हैं, इसमें 500 फेरे हैं, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है किससे, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से। हम समझ गए कि वह उच्चाई ट्रांसफार्मर होगा। अब उच्चाई होगा तो स्वाभाविक है 5000 में यदि हम 500 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 10 बार। स्वाभाविक है हम यदि 5000 से एक भी यदि कम है, 4999 फेरे भी हैं, तो वो कौन सा होगा, उच्चाई होगा। और यदि 4999 का भी भाग यदि 5000 में देंगे तो एक बार तो जाएगा, यानी एक से सदैव क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उच्चाई ट्रांसफार्मर है उसका परिणमन अनुपात सदैव एक से क्या होता है, अधिक होता है। अब यदि हम अपचाई की बात करें तो अपचाई में क्या होता है कि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, कम, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, ज्यादा। यानी इसमें मान लो 500 फेरे हैं और इसमें कितने हैं 5000। परिणमन अनुपात क्या कहते हैं, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। तो यहाँ पर यदि हम 500 में कितने का 5000 का भाग दें तो उसमें भाग नहीं जाएगा, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, स्वाभाविक है मान लो इसमें 500 फेरे हैं और इसमें कितने 501 फेरे भी हो गए, तो अब बड़ी राशि का जब छोटी राशि में भाग देंगे तो एक बार भी भाग नहीं जाएगा, तो हमेशा उसका मान सदैव क्या होगा, एक से कम ही रहेगा। इसलिए कहा गया कि अपचाई ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात सदैव एक से क्या होता है, कम होता है, जबकि उच्चाई ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात सदैव एक से क्या होता है, अधिक होता है। यह क्वेश्चन भी परीक्षा में अनेकों बार पूछा गया है, विकल्प में भी पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि उच्चाई ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात सदैव एक से अधिक व अपचाई ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात सदैव एक से कम होता है। ठीक है, तो उच्चाई ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात सदैव एक से अधिक होता है और अपचाई ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात सदैव एक से क्या होता है, कम होता है। तो इस प्रकार हमने आज की क्लासेस में
ट्रांसफार्मर का संपूर्ण भाग यानी ट्रांसफार्मर होता क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसकी पहचान क्या होती है, इसके भाग क्या होते हैं, इसका सिद्धांत क्या होता है, इसकी कार्यविधि क्या होती है, इसकी दक्षता क्या है, तथा दक्षता के पश्चात हमने इसका परिणामन अनुपात भी देखा। तो एक संपूर्ण टॉपिक है, इससे संबंधित एक न एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में जरूर मिलेंगे। तो जिस प्रकार से आपने अभी कमेंट्स किया था कि सर हमको अभी ट्रांसफार्मर का पढ़ना है, अभी मैंने देखा है कि कुछ बच्चों ने ये भी बोला है कि सर हमको 11वीं का अभिकेंद्र बल के बारे में बताइए। तो हम अगली क्लासेस में अभिकेंद्र बल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार आप लोगों को जो भी पढ़ना रहा करे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताया कीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जहाँ तक जो भी आपको पढ़ना हो जरूर कमेंट्स किया कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।